पावर पॉइंट एंड रिवीजन विंडोज़, ये है आपका चैप्टर सेकेंड, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम पढ़ते हैं, जिसमें से हम जिक्र करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अभी कंजप्शंस का, कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का, कंजम्पशन गुड्स कैपिटल गुड्स का, और सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, किस तरह से पैसे घटते हैं या बढ़ते हैं, रिजर्व फंड कैसे डिप्रिसिएट होते हैं, और एक्सेप्टेड एंड अनएक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस, ये सारी चीज़ का हम जिक्र करेंगे। स्टॉक और फ्लो में भी अंतर पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसके सीधा पावर पॉइंट एंड रिवीजन विंडो की ओर मूव करते हैं। आसानी से लेसन्स का फुल्ली एक्सप्लेंड आपको हो जाएगा। एक्चुअली लेक्चर ही है ज़्यादातर, और आप अपना अगर भाषा का इस्तेमाल करके आराम से एग्ज़ाम को हैंडल कर सकते हैं लैंग्वेज का, बट कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ गए तो। जैसे आती है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। पहला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड। कैसे हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं, जैसा नाम से ही पता चलता, आप कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट एक अक्षर में समझने का प्रयास कीजिए। फाइनल मतलब अंतिम, गुड मतलब सामान होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, कंप्लीट मटेरियल, आप इसको फाइनल गुड्स कहते हैं। अगर आप इसको डिराइव करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनल गुड्स, सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final user। मतलब प्रोडक्शन ये उत्पादन का अंतिम हिस्सा होती है जो आप डायरेक्टली यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसा प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शूज़ यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स, जैसे जूते वगैरह हम लोग हाउस होल्ड्स में रख सकते, घर में ही लोग यूज करते हैं या बाहर जाने वाले। ट्रैक्टर यूज्ड बाय फार्मर, जैसे ट्रैक्टर फाइनल प्रोडक्ट हो गया, फाइनल गुड्स है, फार्मर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फाइनल गुड्स मस्ट लीड टू आइदर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। फाइनल गुड्स से आप क्या समझते हैं? फाइनल गुड देखिए क्या होती है, अगर इसको एक लाइन में स्टेटमेंट, जब ये प्रोडक्शन मार्केट में सेल को आ जाती है तो ये डायरेक्टली अब उसको जो खरीदेगा इस प्रोडक्ट को, तो डायरेक्टली उस पार्टी को पैसा मिलेगा। पैसा देखिए ट्रांजैक्शंस हुआ, एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, और ये मनी बेसिकली उनको प्रॉफिट बताएगी या इक्विलिटी को बताएगी। अगर वो नहीं खरीदेंगे, इससे इकोनॉमी कैसे फिर तय होगी? अगर क्या अभी आप कोरोना के कारण देख रहे हैं कि बहुत ऐसा दबाव बन रही है, गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि पब्लिक के पास पैसा होना चाहिए। पब्लिक अगर सामान खरीदेगी तभी जो है किसी देश का इकोनॉमी तय होता है। और हम पैसे को खाली बैंक में रखें, फ्लो ही ना कर होने दें, बैंक से बाहर पैसा जाने ही ना दें, तो हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जिसको आप कहते हैं, जीडीपी प्रोडक्ट बन चुका है कंपनी में, बिकने वाला खरीदार है ही नहीं, तो पैसे का क्या होगा? वो कंपनी नहीं आएगी, आदान प्रदान का सिलसिला रुक जाएगा, कंपनी नुकसान हो जाएगा, और तो और जीडीपी भी घट जाएगी, क्योंकि उसी इंडस्ट्री का जीडीपी घटेगा, ऑल ओवर इंडिया घटेगा। ऑल ओवर इंडिया। आपको लगता है कि आप सोचते हैं कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट, सपोज एक कंपनी है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, वो बनाती है शॉक ऑब्जर्वर और फ्रंट फोर्क होता है गाड़ी का आगे का टू व्हीलर में, और वो सप्लाई करती है। देखिए वो प्रोडक्ट्स फाइनल प्रोडक्ट्स तो नहीं है पहली बात, लेकिन वो उसका पार्ट्स तो ज़रूर है, उसके हिसाब से उस कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट है। अगर वो बेचती है टीवीएस को, हीरो होंडा को, अब दोनों कंपनी मना कर दी। क्यों मना कर दे? कि उनका मोटरसाइकिल बिकी ही नहीं, सारे शोरूम में आकर के देखिए कैसे इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसने इससे प्रोडक्ट नहीं लिया, और हीरो होंडा ऑलरेडी ही बनाना बंद कर दिया गाड़ी को। एग्जाम्पल, ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि कंपनी को उधर प्रॉफिट नहीं आ रही है,
तो कंपनी जो टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, वो टैक्स का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई। जो पहली कंपनी से रॉ मटेरियल लेती वो भी लेना बंद कर दिया, वहाँ के लोग परेशान, उससे ये परेशान। अब उसमें छोटी छोटी लाखों कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं। नट बोल्ट टीवीएस बना रही है, वो उसका बल्ब स्लाइड पीएम इंडस्ट्रीज़ बना रही है, ग्राइंडिंग व्हील का सारा काम कार्बोरंडम इंडस्ट्रीज़ कर रही है। डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट सप्लायर है। और जब एक कंपनी ही फाइनल प्रोडक्ट्स वाली बंद हो गई तो ये सारे के सारे कंपनी ठप हो गए, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था आपका चौपट हो जाती। सीधी सी मतलब है ये, चाहे हाउस होल्ड्स गुड हो, हाउस होल्ड ही है, कंज्यूमर्स जो होते हैं ज़्यादातर हम जो भी चीज़ खरीदते हैं बेसिकली घर के ही यूज के लिए, आप अपने लिए खरीदते हैं, चाहे टी शर्ट खरीदते हैं, हाउस होल्ड। आप ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर क्यों खरीदे आपने? ताकि खेत में हमारा हल चले और हमें ज़्यादा उपज हो, हमें ज़्यादा उपज मिलेगी तो हमारी ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, घर चलने में आपका घर चलेगा अच्छी तरह से। सब तो फाइनल इसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो इसलिए फाइनल गुड्स का सेलिंग होना अनिवार्य है और प्रोड्यूस खरीदार उसको मिलना ही चाहिए, अन्यथा इकोनॉमी आपको ज़रूर लगता है कि डायरेक्टली शॉपकीपर को प्रॉफिट होती है। जी नहीं, शॉपकीपर परचेज करके लाता है कहीं और से, वो तो सिर्फ उसको बीच में जो सेल कर रहा है उस सेलिंग का, दिन भर बैठने का दुकान में, उसका कॉस्ट लेती है आपसे कि हमें कुछ दोगे कि नहीं, आप आपके यहाँ काम करें। वो 10% ले या 20% जो मार्जिन मनी पे वो वर्क करता रहे, लेकिन फाइनली डिपेंड तो किया वो मेन पार्टी का जहाँ से सेलिंग किया गया। दूसरा कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट गुड्स। सो फाइनली सपोज इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट अबाउट द फाइनल गुड्स, you can explain in your own ways. You just write those product which is final and ready for use or ready for consumptions. Anyone, just you give the example. Tractor is ready for farmer, shoes is ready for cricketer or whatever, or household sportsman. Whatever you write here, you write in your own language, all the answers are right. Intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other for release for use as raw material in the production of other goods. अभी बोला मैंने, हमने दोनों को हालांकि एक साथ जोड़ा कि वो फाइनल कैसे बना, फाइनल प्रोडक्ट कैसे तैयार हुआ, वहाँ से प्रोड्यूस खरीदा गया, उसको रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से उसको भी तो अब लेना पड़ा। तो बिना रॉ मटेरियल के कोई गुड्स तैयार नहीं होगा। एक ट्रैक्टर में कितनी चीज़ें हैं, अब CPPS चेचिस बनाएगी, ऊपर का ढक्कन लगाएगी, इंजन कोई और कंपनी सप्लाई किया होगा, होंडा, और उसके ऊपर का बॉनेट किसी और ने भेजा, शॉकर्स किसी और ने लगाया, चेचिस मतलब डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कंपनियों ने बेचा, वो सारे रॉ मटेरियल थे। यानी रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी को आप इंटरमीडिएट्स गुड कह सकते हैं, मतलब बीच वाला सामान, मतलब ऐसा सामान जब हम सप्लाई करें तो कोई कंपनी वो यूज करके अपना और एक सामान बना ले। और आप समझ सकते हैं, आप सोचते होंगे कि हम एग्जाम्पल कोई कंपनी का गाड़ी चलाते हैं तो आप सोचते होंगे ये कंपनी का गाड़ी है, फलाना कंपनी बनाती है। जी नहीं, आप सोचते होंगे कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का साबुन यूज करता हूँ। जी नहीं, वो मार्केटिंग करती है, बनाती कहीं और है, कोई और है। ठीक उसी प्रकार से एक गाड़ी में अगर आप 20 पार्ट्स को देख रहे हैं तो 20 पार्ट को 20 कंपनियां बनाई है। वो मेन कंपनी जिसका नाम बना हुआ है वो सिर्फ असेंबल किया, जिसको फाइनल असेंबली कहते हैं, शॉप फ्लोर का फाइनल असेंबल्ड करके उसको खाली भेज दिया। हाँ, लेकिन क्वालिटी जो होगी उस कंपनी के नॉर्म्स पे ही होगी। वो सिर्फ उसी से प्रोडक्ट खरीदेगी जो उसके टर्म कंडीशन पे खरा उतरता हो। ये नहीं कि नट्स कोई भी बेच लेगा। आज नट्स तरह तरह के आएंगे, कोर्स नट्स में तुरंत टूट जाएंगे, और जो स्टेनलेस का जो नट्स होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, जंग नहीं लगता है। अब ऐसे नट्स को अगर बाइक में लगा देगा और नाम रहेगा हीरो होंडा, टूट जाएगा, 1 साल नहीं चलेगा, सौकरे नीचे निकल जाएगा। लोग ब्रांड को तब फिर ख़त्म बताएंगे। आप इसी रीजन से कोई क्वालिटी डिसाइड करते कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा अच्छा नहीं होता है।
आप कब डिसाइड करते हैं? जब आपको लगता है कि ये जो चीज़ हमने लिया है वो बिल्कुल सही सही चल रहा है। अब मैंने एक स्टैंड खरीदा, उसका एक पाव टूट गया अभी रिसेंटली, तो कैसा प्रोडक्ट था? तो 399 रुपये का था। वो मिलता है और भी 670 वाला भी था, 1200 वाला, लेकिन हमने खरीदा 400। वो 400 जैसा लास्टिंग करता है। तो दाम भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसा सप्लाई हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है खास तौर से इकोनॉमी में। कंजप्शन गुड्स किसको कहते हैं? कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फैक्शंस ऑफ ह्यूमन वांट्स। ऐसा गुड्स जो सीधे आदमी लोगों को चाहिए उसकी खपत के लिए किया जाता हो, उसको कंजप्शन गुड्स कहते हैं। मतलब खपत होने वाला सामान जो डायरेक्टली इंसान यूज कर ले। आप FMCG को कंजप्शन में ही रख सकते, फूड प्रोडक्ट टाइप का, जैसे तेल, साबुन, घी, कंघी, टूथपेस्ट, टूथब्रश कंजप्शन गुड हुए, क्योंकि ये आप डायरेक्टली यूज करते हैं, मॉडिफाइंग नहीं है कुछ भी, आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इंसान जो सामान अपने खुद शरीर के लिए इस्तेमाल तो बहुत कुछ करता है शरीर में, बट जो डायरेक्टली कंजप्शन हो जाता हो उसको हम लोग कंजप्शन गुड्स कहेंगे। इसीलिए उसका डेट ऑफ एक्सपायरी सब लिखा होना उसमें बहुत ज़रूरी है ना, कि आप ज़्यादातर टीवी वगैरह सब में एक्सपायरी डेट नहीं देखते होंगे, क्योंकि वो कंजप्शन गुड्स नहीं है। वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन हो सकता है गरीब व्यक्ति LED नहीं खरीद सकता है, आप कूलर खरीद सकते हैं, वो नहीं खरीद, इसीलिए एक्सपायरी इसमें तय नहीं रहती। हाँ, लेकिन ये तो 50 साल पुराना बना हुआ है तो पूरा जंग लग जाएगा, लोहा आए तो वो भी एक बड़ी चीज़ होती है। लेकिन इन लोग ज़्यादातर रोटेट करते हैं। मेडिसिन में देखते होंगे एक्सपायरी डेट होता है, क्योंकि कंजप्शन गुड्स तुरंत ख़त्म हो जाएगा टाइम से पहले अगर ये करें। बॉडी स्प्रे, कुछ भी, तेल, साबुन, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते, रूह अफ़ज़ा वगैरह A to Z सबका कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड डायरेक्टली हाउस में यूज होने वाले सामान। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पर कंजप्शन खर्च कहाँ से आ रही है? सरकार बाय डायरेक्टली नहीं ले रही है, हर इंसान टैक्स पे कर रही है, कोई डायरेक्टली कर रही, कोई इनडायरेक्टली कर रही। यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट कर रही? इनडायरेक्टली, आपको बोल नहीं रहे हैं, बट बिलिंग हो रहा है तो अलग चीज़ है। लेकिन जनरली इस कंजप्शन वाले गुड में आपने कभी नहीं दिया होगा 10% टैक्स, जैसे तेल, साबुन। कभी आप बड़े बड़े मार्केट में भी लेंगे तो उसका जो MRP रहता है वो रेट पे आपको सामान दे देता है, जनरली यही नहीं है। तो सर एडेड तो रहता है ना सर पहले से? वो पहले से ऐड है, इनडायरेक्टली ले लेगा, उसी की तो वैट करते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। अब GST लगा लें, पहले था ना वैट, लेकिन यही इसी वजह से ना GST लाया गवर्नमेंट, कि एक ही जगह हम इसका टैक्स लगा करके रेट तय कर दें। अब 10 स्टेट में गया सामान, आप पढ़ते होंगे फलाना डिस्ट्रिक्ट, फलाना स्टेट के लिए ज़्यादा रेट, इस स्टेट के लिए कम रेट, बहुत सारे सामान में होता था। सेलिंग अंडर UP, बिहार, फलाना ढकना इतना कॉस्ट, सेलिंग ये स्टेट इतना कॉस्ट, ऐसा रहता था। अब वो सभी नहीं करते हैं, अब एक ही बार फिक्स कर देता है रेट, 18, 20 जो भी GST है। अब आती है बारी इन्वेस्टमेंट की। ये था कंजप्शंस, खर्चा, एक्सपेंडिचर, जिसको आपने खर्चा समझा, सारी चीज़ को खर्च कर करके आपने खरीदा। अब है इन्वेस्टमेंट, निवेश कहाँ कहाँ करते? इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक, यहाँ स्टॉक की बात हो रही है। ये स्टॉक पैसा जो आपके जमा है उसी को बेसिकली हम यहाँ स्टॉक कहेंगे। स्टॉक जो सामान रहता है आपके वहाँ उसको भी स्टॉक कहते हैं, बट बेसिकली आप इसी को स्टॉक समझिए। जो आपके पैसे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो पूरे साल के लिए जो एसेट्स आपने जमा कर रखा है उस साल के लिए ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, उसको हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट कहेंगे। FD वगैरह एक साल के लिए छोड़ दिया, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट भी, सेविंग अकाउंट नहीं, वो तो आपकी मर्जी।
फिक्स में डाल दिया एसेट्स, एसेट्स इसीलिए कहे संपदा, साल भर के लिए आपने छोड़ दिया, 10 साल के लिए छोड़ दिया, 20 साल। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहेंगे एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। और जो आप उस अकाउंटिंग ईयर में जो कुछ एक्स्ट्रा डालते ऐड कर उसी पैसे, उसको कहेंगे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दोनों मिला के ग्रॉस, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द, दोनों चीज मिला दीजिए तो ग्रॉस कर लो एक साथ, संबंध संतुलित। नेट इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया ग्रॉस टोटल में डिप्रिसिएशन, जितना घटा टोटल अमाउंट में डिप्रिसिएशन अमाउंट को हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? रेफर्स टू दैट फंड विच आर प्रोड्यूसर कीप टू कॉप विथ डिप्रिसिएशन लॉसेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये रेफर्स करती है ऐसे फंड को जो निर्माता रखती है, कभी अगर लॉस हो जाए, घट जाए, कंपनी में कभी नुकसान होने का डर हो, कभी सेलिंग रुक गई है, प्रोडक्शन बन के तैयार है, ऐसे कंडीशन में कंपनी कुछ पैसा बचा के रखती है, कैपिटल, कुछ मनी फ्यूचर के लिए। कभी ऐसा कांड हो, जैसे अभी कोरोना के समय कुछ घटना हो, इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। यानी घट गया, कुछ असंतुलित हो गया इकोनॉमी, जैसे कोरोना के कारण अप्रैल मई जून कंपनियां बंद रही एग्जाम्पल, ऐसे कंडीशन में वो कैसे चला? गवर्नमेंट का रूल था कुछ सैलरी आपको देना है, तो ऐसे समय वो कहाँ से सैलरी दिए? यही फंड से दिए। अगर दिए भेज दिए तो अलग चीज़ है, बहुत कंपनियों ने निकाल भी दिया अपने स्टाफ को, सो वो सारी बातें अलग है। अब आती है बारी स्टॉक किसको कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड समझ गए, डिप्रिसिएशन घटता हुआ, रिजर्व आपका बचा के इमरजेंसी के लिए, और फंड मतलब पैसा, कभी तकलीफ हो गया आप वो पैसा छोड़ो, जैसे हम लोग रखते हैं, कभी दुख हो गया, तकलीफ हो गया, क्या करेंगे, अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अब कहाँ जाएंगे आप पैसा में? थोड़ा पैसा रहेगा पास में तो और ट्रीटमेंट करा सकते हैं, किसके पास जाएंगे कटोरा लेकर एट ए टाइम? और उसमें संजोग ऐसा होगा आपको कोई देगा भी, क्योंकि उसके पास भी नहीं होगा उस समय, चाहे आपका कितना बड़ा कर्जदार हो, आपके कितना पैसा उसको दे रखे, नहीं देगा, क्योंकि उस पास होगा ही नहीं, है ना? इसे पढ़े 20 मिनट। हाँ, फॉर स्टॉकर्स ऑफ द इकोनॉमी कौन कौन है? हाउस होल्डर सेक्टर्स है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, और द एक्सटर्नल सेक्टर है। यानी 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। 4 कौन कौन से मुख्य सेक्टर हैं इकोनॉमी के लिए? आप इसको सीधा भी समझ सकते हैं। तो कस्टमर है ना, कस्टमर कहते हैं ना, आप हाउस होल्ड कह लीजिए। दूसरा हो गया प्रोड्यूसिंग, आप मत भूलिए, जो बना रही है वो भी खपत ही करती है, क्योंकि वो रॉ भी मटेरियल किसी न किसी से इंटरप्रेट क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स मंगाती है, वो भी खरीदारी होती है। और गवर्नमेंट सेक्टर्स इसका तो मुख्य खरीदार होती है, क्योंकि ये टैक्सेस का कलेक्शन भी इसी से करती है। अगर इनको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो दोनों नहीं चलेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। आप यही समझ लीजिए कि अगर यूज़ तो करेगा ही, यूज़ भी करेगा। देखिए, रेफर्स टू गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी एंगेज्ड इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विस ऑफ पब्लिक वेलफेयर इज ऑल्सो रेफर्स टू गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर। कौन कौन यूज कर रहा है? चैरिटी वाला, डिफेंस, सैनिक, आपका सरकारी सैनिक क्या यूज करता है? जूता, मोजा, बंदूक, सब कहाँ से आता है? प्रोड्यूसर बना रही है, वो भी कंज्यूमर है ना। गवर्नमेंट सेक्टर भी इस तरह से कंज्यूमर होते हैं। और एक्सटर्नल सेक्टर्स में आपका वर्ल्ड आ गया, पूरा विश्व। आप एक्सपोर्ट करिए, इंपोर्ट करिए, EOU बनाइए, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। इंडिया में बेचिए ही सामान, जैसे अच्छा चीज़ जो है मधु कॉफ़ी की 90% कॉफ़ी फॉरेन ही जाती है, यहाँ का में बिकता था। ज़्यादातर बड़ा स्लॉट में लोड होकर के
एरोप्लेन से ऊपर ऊपर निकल जाते थे, हम देखते थे। एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है ज़्यादा। तो 4 जनरल सेक्टर याद रखिएगा इकोनॉमी के लिए: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल। नाम से ही पता चल जाता है एक्सटर्नल सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स को आप डाल लीजिए, प्राइवेट पब्लिक को डाल लीजिए आप प्रोड्यूसर में, इसमें प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में। उत्पादन यही लोग ना करता है। और जो गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्ट्री है उसको गवर्नमेंट सेक्टर में डालिए। हाउस होल्ड यूजर है, ये सब इकोनॉमी को बनाता है, यही सब समझ रहे हैं आप। सब सामान बनाते रहिए घर में, कोई खरीदार ही नहीं मिले तो क्या करिएगा, खुद खा करके ख़त्म करिए, है ना, यही ना होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक रियल फ्लो, दूसरा मनी फ्लो। रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर एज इकोनॉमी। रियल फ्लो कहते हैं जिसमें आप गुड्स को बेचते हैं और उसका सर्विस देते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग तरह के सेक्टर्स को, डिफरेंट सेक्टर्स को, जैसे ऑटोमोबाइल्स, जैसे फूड्स इंडस्ट्रीज़, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो सर्विस और सप्लाई करती है, ये मनी जो जनरेट करती है, रियल मनी के एग्जाम्पल। और दूसरे मनी फ्लो में रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और यहाँ पर फ्लो ऑफ मनी है रिसिप्ट्स और पेमेंट का, जिसको आप मनी फ्लो कह सकते हैं। तो रियल फ्लो बेसिकली ज़्यादातर यूज होता है। मनी फ्लो भी है रिसिप्ट पेमेंट्स के अधीन, कि आप किसी को ऑर्डर देते हैं, अब बिकने के बाद आपको पैसा मिलता है। एक होता है डायरेक्टली दुकान में डाल दिए सामान, गुड्स सेल हो गई, आपको पैसे मिल गए, रियल फ्लो हुआ। यानी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जो सेक्टर में होती हो, रियल फ्लो कह लीजिए। इनडायरेक्टली जो होती है, बहुत जगह होता है जो पैसा बिकेगा तो आप उसको भरिए। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, ज़्यादातर स्टॉक होते हैं, स्टॉक होल्ड रहता है, सेलिंग ही नहीं है, क्या करें। या कोई थर्ड पार्टी बेचता है ब्रांड डाल करके, आप कुछ बनाइए, कोई और कंपनी का ब्रांड डाल करके उसको सेल कीजिए। बस इतना सा ही है इस चैप्टर में। इसके अलावा एस्टिमेशंस ऑफ नेशनल इनकम, इसी से आपके राज्य का इनकम बढ़ता है, इनकम घटता है। इसलिए हाउस होल्डर्स को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोकल जो परचेजर्स होने से ही आप कंपनी भी जब खोलेंगे बनाएंगे तो आपको यही देखना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम कितना नियर बाय मार्केट में सेल कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा कितना दबाव होता है। यही कारण है कि कुछ स्टेट इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच नहीं कर पाती, लेकिन कुछ स्टेट खाली इंडस्ट्रीज़ ही लगवाते हैं, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट देखिए आप सिंपल, हमारा बिहार सरकार दिल्ली सरकार को बोलता है पिछड़े राज्य घोषित कीजिए, पिछड़ा राज्य घोषित, क्या नहीं है हमारे बिहार। लेकिन आप फिर भी इकोनॉमी की बात करिए, आप चले जाइए कर्नाटक, चले जाइए तमिलनाडु, चले जाइए केरला, चले जाइए बेंगलोर, सब जगह पे खाली इंडस्ट्रीज़ है। इंडस्ट्रीज़ के कारण हाई फाई कार, गाड़ी, बम्बई, दिल्ली, सब आप जाके देखिए कैसा लाइफ स्टाइल है लोग। कोई इंसान मुफ्त नहीं, फ्री नहीं है। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले 5 लाख 6 लाख हम पैकेज होती थी हम लोगों की, इधर सैलरी मिलता था, घटता है। आप इंजीनियर IITN बने, पेपर में पढ़ते हैं 5 करोड़ में बुक किया, 10 करोड़ में बुक किया। सरकारी नौकरी में 10,000 तनख्वाह देता है। प्राइवेट जॉब में अगर अच्छा आपको लग जाता है तो फ्यूचर बन जाता है।